हेलो माय डियर बच्चास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर्स 10। आज के वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का एक और न्यू चैप्टर कवर करने वाले हैं विच इज चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है प्लस इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली मैम नहीं होगा तब भी आप तो इंटरेस्टिंग बना ही दोगे ना। ओके, इसको हम बहुत फटाफट से वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोल एंड पेट्रोलियम। तो सबसे पहले ना हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो हमारा हमेशा रहता ही है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो टेल मी, नेम सम मटेरियल्स वी यूज फॉर आवर डेली बेसिक नीड्स। ऐसे कौन सा सामान है जो हम डेली आसपास यूज करते ही हैं या जो नेसेसिटी है हमारी लिविंग की, जैसे कि अगर आप अभी आसपास ही देखो तो पानी पड़ा होगा, वाटर, हम सांस ले रहे हैं, एयर, हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के भी आए हैं कि हम ना ग्रो करते हैं सारे, तो सॉइल जहाँ पे सब ग्रो होता है और हमें विटामिन मिनरल्स ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो सारा मटेरियल है, आपको क्या लगता है ये कहाँ से आता है? मैम, पानी, हवा, मिट्टी, ये सब तो नेचर में अवेलेबल ही है ना। ये कहीं से प्रोड्यूस थोड़ी हो रही है, ये कहीं से आ थोड़ी रही है, फैक्ट्री में बनती है क्या हवा? नहीं, ये सब तो नेचुरल है। इनको क्या बोलते हैं? ये तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट। और कौन से होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा? मैन मेड चीजें हो सकती हैं, वेरी गुड। तो अभी बताओ, जैसे पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, क्या ये लिमिटलेस है या इसकी कोई लिमिट है? मैम, वैसे हमें लगता तो है कि ये लिमिटलेस है, पर आपने सुना होगा ना आजकल की पानी बचाओ वरना फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी नहीं बचेगा, है ना। हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसके अलग अलग वेज भी हैं कि आप टैप क्लोज कर दो व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, और डू नॉट यूज टू मच वाटर इफ नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो और आपको नदियों में कपड़े नहीं धोने चाहिए, वो पानी गंदा होता है। बहुत सारे तरीके हैं पानी बचाओ, पानी बचाओ। क्यों? क्योंकि एक लिमिटलेस रिसोर्स नहीं है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। और अगर हम इसका ओवर यूज कर देंगे, इसको एक्सप्लॉइट कर देंगे, ज्यादा यूज कर लेंगे हमारी नीड से, तो ये खत्म हो जाएगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगा हमारे पास। दैट्स व्हाई वी से कि हमें पानी बचाना चाहिए। कौन कौन बचाता है घर में पानी? आई एम तो वेरी श्योर बहुत कम ही बच्चे होंगे, पर चलो बचाते हो तो इट्स गुड। ओके, सर रिसोर्सेज हमने यहाँ पे देखा कि कुछ रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, और कुछ है जो नेचुरल नहीं होते। गुड। अब मैम ने बताया हमें अभी भी कि ये ना लिमिटलेस रिसोर्स होते हैं, कुछ कुछ अनलिमिटेड अवेलेबल होते हैं, कुछ लिमिट में होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? So, these natural resources can be classified as exhaustible and inexhaustible. Exhaustible मतलब जो exhaust हो जाते हैं, खत्म हो सकते हैं, यानी जो एक लिमिट में है, जो खत्म हो सकते हैं, है ना। अगर हमको यूज कर लेंगे तो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। So these resources are present in limited quantity in nature and are likely to be exhausted by human activities. कि ये resources हमारे नेचर में एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। जैसे कि मैंने एक बॉक्स में, एक जार में 10 बिस्किट्स रखे हैं, तो अगर मैं 10 बिस्किट्स बांट दूंगी सबको, तो अगर मेरे पे 11 बचा आएगा तो उसके लिए मेरे पास बिस्किट नहीं होगा, क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में था, वो खत्म हो गया। और क्या क्या होते हैं? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मैम, फॉरेस्ट तो जंगल इतने बड़े बड़े होते हैं, वो कैसे खत्म हो सकते हैं? बेटा, जो पहले ना बहुत ज्यादा लैंड था अर्थ में जहाँ पे जंगल थे, ठीक है, वो सारे जंगल काट कूट के वहाँ पे अब घर बना दिए गए हैं, फैक्ट्रीज बना दी गई हैं। जो आई गेस आपने शायद सुना भी होगा कि जो नोएडा साइड वाला एरिया दिल्ली में, या रोहिणी साइड वाला एरिया, वहाँ पे पहले जंगल हुआ करते थे। नाउ वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप है, इंडस्ट्री सेटअप है, घर बने हुए हैं बहुत सारे। तो क्या हो गया उससे? फॉरेस्ट हट गए, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ, अब एक बात बताओ, अगर फॉरेस्ट ही हटा दिए तो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ रहती है, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? जो अभी रिसेंटली मुझे याद आया, न्यूज में भी आया था कि कहीं पे फॉरेस्ट काट दिए गए हैं और जो सारे वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सड़कों पे आ गए, उनके पास कोई जगह नहीं बची है जाने की। क्या होता है? यही होता है, अगर आप नेचर के साथ, नेचुरल सोर्सेज के साथ खिलवाड़ करते हो तो यही होता है। प्लस आपने ये भी सुना होगा कि पहले बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एक्सिस्ट करते थे जो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं या एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं, है ना। जैसे सबसे पहले की बात करा जाए तो डायनासोर्स वगैरह थे। देन हमारे व्हाइट टाइगर्स, हमें पता है कि व्हाइट टाइगर्स बहुत कम बचे हैं, इवन टाइगर्स भी काफी कम बचे हैं। तो ये सब क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये खत्म हो सकते हैं, खत्म हो रहे हैं। देन कोल। कोल, हमारा जो घर में कोयला होता है, आपने देखा होगा, जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो, और पेट्रोलियम जिससे हमारा पेट्रोल बनता है, ये भी हमारे एग्जॉस्टेबल है, ये भी खत्म हो सकते हैं। देन इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल में होते हैं हमारे पास वो जो खत्म नहीं हो सकते। These natural resources are present in unlimited quantity, unlimited, जितना मर्जी यूज करो in nature, and are not likely to be exhausted by human activities, कि इनमें वो संभावना नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटीज से ये खत्म हो जाए, जैसे कि सनलाइट एंड एयर। क्या हवा कभी खत्म हो सकती है? ये सुना आपने? आज तो मैंने बहुत ज्यादा सांस ले ली, हवा ही नहीं बची। ऐसा तो नहीं होता। सनलाइट, ऐसा हुआ है कि आज तो मैम हम इतना डिटैन हो गए, इतनी ज्यादा हम जाके सूरज में खड़े हो गए, या हमने सोलर पैनल्स इतने ज्यादा लगा दिए कि आज तो रोशनी खत्म हो गई है सूरज की, अब तो सूरज की रोशनी नहीं बची, अब तो सनलाइट ही नहीं बची। ऐसा नहीं होता है, वो अनलिमिटेड है, यानी कि इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है आपकी बुक में जो आपको ये एक्सप्लेन करेगी कि कैसे अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट कर लें रिसोर्सेज को तो क्या होगा आगे। समझते हैं कि हमारे पास एक जार है जिसमें बहुत सारी टॉफीज, कैंडीज आप समझ लो है, ठीक है। तो हमारी जो कैंडीज और टॉफीज है ना, इससे बच्चा, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज।
अब लेट से मेरे पास 20 टॉफीज है, ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी में, लाइक आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। वेरी गुड। पहले एक जनरेशन आती है, एक बच्चा आता है, वो उसको मैं कहती हूँ ये बेटा जार पड़ा है, निकाल लो जितनी टॉफी चाहिए। लेट से उसने 10 निकाल ली, 20 थी, 10 निकाली, 10 बच गई, अब वो चला गया। फिर दूसरी जनरेशन आती है, दो बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं उनको कहती हूँ लो बेटा सामने जार पड़ा है, जितनी टॉफी चाहिए ले लो। वो भी 10 निकाल लेते हैं, ये लड़का लड़की आपस में 5 5 टॉफीज ईच ले जाते हैं। अब मेरे पास क्या कैंडीज कितनी रह गई, कितनी टॉफीज रह गई, जीरो। 20 थी, पहले 10 ले गया, फिर बाकी दूसरी जनरेशन आई, वो 10 ले गई, जीरो हो गई। अब जब थर्ड जनरेशन आएगी, जो चार बच्चे हैं, जब ये आएंगे तो इनके लिए तो टॉफीज ही नहीं बची ना, ये क्या करेंगे बताओ। अगर मैंने एक बच्चे को एक टॉफी या दो टॉफी दी होती, जितनी एक नीड है, जितनी एक बच्चे को खानी चाहिए टॉफी, है ना, ज्यादा टॉफी तो नहीं खानी चाहिए, अगर उतनी दी होती तो आज हमारे पास थर्ड जनरेशन के लिए, इवन अगर फोर्थ फिफ्थ जनरेशन की आ जाती, उसके लिए भी टॉफीज बची होती है हमारे पास। ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमने बताया आपको कोल, पेट्रोलियम, पानी, सब चीजें हो गई, सॉइल। अगर इनको भी हम ढंग से यूज नहीं करेंगे, अपनी नीड से ज्यादा यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लॉइट करना, यानी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा यूज कर लिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, ओवर यूज कर दिया, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं बचेगा। Now, natural resources. So, natural resources are just like those trophies in the jar. They are limited, and in early generation will be greedy. अगर early generation यानी जो अभी वाली generations हैं, वो ज्यादा greedy हो जाएंगी, लालच कर लेंगी और ज्यादा use कर लेंगी उन resources को, तो हो सकता है there will nothing left for our upcoming generation. There will be no resources. कुछ नहीं बचेगा हमारी आगे आने वाली generation के लिए। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तीन टॉपिक है, छोटे छोटे से हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, फटाफट से चैप्टर याद भी हो जाएगा हमें सुनते ही। तो ये कैसे बनते हैं, ये हमारे डेड रिमेन से बनते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज फॉसिल्स। तो जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है और उसके उस डेड वाली चीज से, उस डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ नया बनता है ओवर टाइम, अच्छा खासा टाइम लगा के, बहुत हजारों सालों लाखों साल लगा के बनता है, जब उससे जो चीज बनती है उसको हम फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। और अगर उससे फ्यूल बन जाता है तो हम उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, जो हमें पावर जनरेट करे, कुछ व्हीकल चलाना उसमें यूज होता है, तो फ्यूल। ओके, नाउ कोल। कोल क्या होता है, थोड़ा बहुत तो आप सबको पता ही होगा, कोल तो आई गेस सबने घर में देखा ही होगा। जो एक काला पत्थर सा होता है उसको कोल बोलते हैं। इट इज अ हार्ड स्टोन, ब्लैक इन कलर। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल एक ऐसा फ्यूल है जो खाना बनाने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन। पुराने जो इंजन होते हैं बेटा, अब तो जैसे इलेक्ट्रिक कार्स भी होती हैं, दूसरी कार्स भी होती हैं, इंजन भी अलग अलग टाइप के आने लगे हैं। जो पहले इंजन होते थे रेलवे के, स्टीम इंजन जिनको बोलते हैं, जिनके ऊपर से धुआं निकलता था, उसमें एक जगह होती थी इंजन के साइड में जहाँ पे आग जलती थी और हम वहाँ पे कोल डालते थे, जैसे जैसे कोल डालते थे वो बर्न होता था, वैसे वैसे स्टीम बनती थी और वैसे वैसे इंजन जो था चलता था। तो स्टीम इंजन को चलाने के लिए भी कोल का यूज होता है, खाना बनाने के लिए भी यूज होता है, एंड थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का यूज होता है। तो कोल एक फ्यूल है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब कोल की स्टोरी क्या है ये सुन लेते हैं कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ, ये दुनिया में आया कैसे। तो मैं आपको बताती हूँ, आपकी एनसीईआरटी की ही इमेज जो दी हुई है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियंस, ठीक है, बहुत ज्यादा साल पुरानी बात है, डेंस फॉरेस्ट होते थे, ठीक है, जो वेटलैंड एरियाज में होते थे, वहां पे नेचुरल प्रोसेसेस हुए, जैसे फ्लडिंग आ गई है ना, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, ऐसे प्रोसेसेस हुए जिनकी वजह से वो जो सारे फॉरेस्ट थे, जंगल थे, वो कट गए, टूट गए, पेड़ गिर गए। अब वो धीरे धीरे टूट टाट के क्या हुआ, वो बरी हो गए, यानी कि दब गए, धस गए वो मिट्टी में, ठीक है। और ओवर इतने सारे साल हो गए ना, तो ओवर द टाइम क्या हुआ, उनके ऊपर और मिट्टी आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, कंप्रेशन बनता गया, बनता गया, बनता गया, प्रेशर बनता गया, नीचे टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया। फिर जैसे इतने सारे साल बीत गए, तो वो जो डेड हमारे प्लांट्स थे, यानी वेजिटेशन जो थी डेड, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई कोल में। तो ये जो कन्वर्जन हो गया ना डेड वेजिटेशन का इनटू कोल, इसका एक प्रोसेस हुआ। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, यानी जो डेड हो गए थे हमारे प्लांट्स वगैरह, टूट टाट के गिर गए थे, धस गए थे, वो जो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बनाइजेशन। ये डेफिनेशन आ सकती है एक नंबर के लिए, याद कर लो, मैचिंग के लिए भी आ सकता है। और ये जो प्रोसेस से हमारी वेजिटेशन से बनता है, क्योंकि एक फ्यूल बनता है, कोल क्या है, एक फ्यूल है, और वो दब के बना है, लिविंग। लिविंग कौन था, प्लांट्स वगैरह लिविंग थे, लिविंग से बना है तो क्या हुआ, फॉसिल्स। क्योंकि एक फ्यूल बना है, कोल इज अ फ्यूल, तो इसलिए क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स में नाम दे दिया गया है, इसको क्या नाम दे दिया गया है, फॉसिल फ्यूल। नाउ ये आपको एक प्रोसेस दिख रहा है इसमें कि कैसे हुआ। आप देखो ये प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, हमारे लगे हुए हैं, फॉरेस्ट लगा हुआ है, गीला एरिया है यहाँ पे। अब वहाँ पे कुछ नेचुरल प्रोसेस हुए, फ्लड्स वगैरह आए, जिसकी वजह से टूट टाट के दबने लग गए। फिर सॉइल में जब दबता है तो पहले लिग्नाइट बनता है। क्या बनता है, लिग्नाइट। लिग्नाइट भी एक पत्थर ही होता है एक तरीके का। फिर जब वो और दबता है, और हाई प्रेशर आता है, और लेयर्स ऑफ सॉइल आ जाती है, उसके बाद वो दब दब के कोल बन जाता है। क्या बन जाता है, कोल। तो अभी तक हमने पढ़ा मैम कि नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो जाते हैं, इनएग्जॉस्टेबल जो खत्म नहीं होते हैं। एग्जॉस्टेबल में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, जिसमें से हम कोल पढ़ रहे हैं अभी।
कोल एक हार्ड हमारा पत्थर है ब्लैक कलर का, जो वेजिटेशन के दबने से ओवर द ईयर्स बना है, जिस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कोल की फॉर्मेशन से क्या क्या होता है। कोल को जब जलाया जाता है ना बच्चा, देखो फोटो में आपको कोल दिख रहा है, जब इसको जलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि ये कोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, तो अगर इसको जलाओगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ऐसा नहीं है कोल से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं और इससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। 3 प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वेरी इजी, बहुत जल्दी समझ आएगा, ध्यान से सुनना है। एक होता है कोक। क्या होता है? कोक। पीने वाली कोक नहीं है ये, आप सोचो कि हम जो कोका कोला पी रहे हैं क्या कार्बन से बनी है? नहीं। एक होता है कोल गैस एंड देन कोल टार। तो जो कोल होता है ना, उसको इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, जलाया जाता है उसे। तो उसका जो वॉलेटाइल पार्टिकल्स होते हैं, वॉलेटाइल पार्टिकल्स होते हैं जो उड़ सकते हैं, यानी जो वेपर्स बन सकते हैं, या जो भी बह सकते हैं, लिक्विड हो गया, यानी जो वेपर्स बन सकते हैं, लिक्विड की तरह बह सकते हैं, वो होते हैं हमारे वॉलेटाइल पार्टिकल्स। तो वो अलग हो जाते हैं, जैसे गैस अलग हो गई और लिक्विड अलग हो गया। एक कोल मेरे पास पत्थर था, मैंने उसे जलाया, कुछ ऊपर गैस उड़ी, कुछ लिक्विड उसमें से निकल के अलग हो गया, कुछ सॉलिड पार्ट नीचे रह गया। जो सॉलिड पार्ट नीचे रह गया वो कोक है। क्या है? COKE, कोक। ठीक है, जो कार्बन का प्योर फॉर्म है। क्यों? कि भाई कार्बन से ही तो बना हुआ है ना कोल, तो कार्बन का ही है वो प्योर फॉर्म। और जो गैस ऊपर उड़ गई वो कोल गैस। क्या है वो? कोल गैस। और जो लिक्विड निकला था ना वो कोल टार। बताओ, एक ही प्रोसेस से तीनों चीजें समझ आ गई। जो कोक होता है, जो नीचे सॉलिड पार्ट रह जाता है, उसको हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, जो मेटल्स निकाले जाते हैं ना, जैसे सोना हो गया, डायमंड हो गया, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है पत्थरों में से। तो जब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसके लिए हम कोक का यूज करते हैं। देन स्टील मैन्युफैक्चर करना होता है जब, तो उसके लिए भी कोक का यूज होता है। देन कोल गैस जो है हमारी, ये एक फ्यूल है जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 गैसेस हैं जिनसे मिलके कोल गैस बनती है। और मैं आपको बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल गैस। नाउ कोल टार। कोल टार एक ब्लैक लिक्विड है जो निकलता है जब हम कोल को जलाते हैं उसमें। इसकी जो स्मेल है ना बहुत ही अनप्लीजेंट होती है। अनप्लीजेंट यानी कि बदबू होती है तरीके से, वो आप सहन नहीं होती है वो, ठीक है, अच्छी स्मेल नहीं होती इसकी। कम से कम 200 सब्सटेंसेस, 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है कोल टार। ठीक है, और कोल टार का यूज क्या होता है? देखो जैसे हम चाय बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स या स्टार्टिंग मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं ना, हमें चाय चाहिए होती है, और कोई इलायची डाले तो वो चाहिए होती है, सॉरी पानी चाहिए होता है, चाय नहीं चाहिए होती, चाय तो बनेगी। पानी चाहिए होता है, इलायची वगैरह हम डालें, अगर सौंफ डालें तो वो चाहिए होती है, चाय पत्ती, चीनी, दूध, ये सब चाहिए होता है। तो ये क्या है, हमारे रॉ मटेरियल्स है। अगर हमें चाय एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें ये रॉ मटेरियल्स चाहिए, स्टार्टिंग में चीजें सारी चाहिए हमें। ऐसे ही जब हमें कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी होती है फैक्ट्रीज वगैरह में, तो जो स्टार्टिंग में हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो है हमारा कोल टार। ठीक है, तो ये एक रॉ मटेरियल होता है मैन्युफैक्चरिंग का। देन एग्जांपल्स है क्या क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए। सिंथेटिक मैन्युफैक्चर करना हो, प्लास्टिक, प्लास्टिक कितनी चीजें होती हैं, प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, थैलियां होती हैं, प्लास्टिक कैंस होते हैं, रैपर्स होते हैं, उन सब प्लास्टिक जो चाहिए उसके लिए कोल टार चाहिए। पेंट्स जो घर में पेंट होते हैं उनके लिए कोल टार चाहिए होता है। फोटोग्राफ के आपके कुछ मटेरियल्स होते हैं उनके लिए चाहिए होता है। रूफिंग करवानी हो और अदर मटेरियल्स होते हैं जो, उन सब के लिए हमें कोल टार एक रॉ मटेरियल की तरह चाहिए होता है। देन डू यू नो, जो आपके घर में नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, व्हाट इज नैप्थलीन बॉल्स? आपने देखा होगा मम्मी कपड़ों में ना, जैसे सर्दियों के कपड़े रख रहे हो अलमारी में, गर्मियों के रख रहे हो, तो उसमें कुछ बॉल्स डाल के रख देती हैं। वो जो बॉल्स होती है इसलिए डाली जाती है कि इसमें इंसेक्ट्स ना आ जाए, है ना, ये सब इससे दूर रहे। तो वो जो बॉल्स होती हैं वो भी कोल टार से ही बनती हैं। इसी के साथ हमने कोल के बारे में पढ़ लिया। कोल क्या होता है? मैम डेड वेजिटेशन से बनता है, उस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन बोलते हैं। इससे 3 मटेरियल हमने पढ़े हैं इसके प्रोडक्ट्स, विच इज कोक, जो नीचे सॉलिड पार्ट रह जाता है जलाने पे कोल को, और जो उड़ जाता है वो कोल गैस, जो लिक्विड निकलता है वो कोल टार। बस इतना ही पढ़ना था कोल में, हमने पढ़ लिया। अब सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मैम सुना सुना सा लग रहा है, पेट्रोल तो हमें पता है क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, लेट्स सी। तो पेट्रोल क्या होता है बेटा, कहाँ यूज होता है पेट्रोल? जो आपके लाइट ऑटोमोबाइल्स होते हैं, लाइट यानी आपके वो व्हीकल्स जो हल्के व्हीकल्स है, जैसे कि मोटरसाइकिल्स हो गई है ना, बाइक्स वगैरह, कार्स हो गई, स्कूटर्स हो गई, ये सारी आपके हल्के व्हीकल्स लाइट ऑटोमोबाइल्स के अंदर आते हैं। इन सब में पेट्रोल जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, आपने देखा भी होगा ऐसे करके पेट्रोल डलता है इन मशीन से जो हमारे पेट्रोल वाले बने होते हैं। देन हैवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, जैसे कि ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ये सारे क्या है, हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, ये हैवी हैवी सामान कैरी करते हैं। इनमें डीजल डलता है। क्या डलता है? डीजल। अब कुछ ऐसी कार्स भी हैं जो डीजल से चलती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे डीजल हो गया और पेट्रोल हो गया, कहाँ से आता है? पेट्रोलियम से आता है। ये दोनों चीजें कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से मिलती है। तो अब अगर आप बताओ पेट्रोलियम नहीं होगा तो क्या हमारी बाइक्स चल पाएंगी, स्कूटर्स चल पाएंगे, कार्स चल पाएंगी, ट्रैक्टर्स चल पाएंगे, बसेस चल पाएंगी? कुछ नहीं चल पाएगा। व्हीकल्स नो यूज के रह जाएंगे। ठीक है, और व्हीकल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके बिना तो हम कहीं पे ट्रैवल नहीं कर सकते, ये तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है हमारा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है पेट्रोल और डीजल, क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्स है पेट्रोलियम हमारा, एग्जॉस्टेबल है, तो इसका भी कम यूज करें। अब अच्छा, आपने ये जरूर सुना होगा, एक रूल आया था पहले, ऑड इवन रूल, कि ऑड नंबर वाली गाड़ियां एक दिन चलेंगी, इवन नंबर वाली एक दिन चलेंगी। और एक रूल आया था कि आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, या अगर 2-3 जने एक ही जगह जा रहे हैं तो ट्राई करें कि आप एक ही व्हीकल पे जाए। क्यों?
क्योंकि इससे क्या है, पेट्रोल बचेगा। अब समझ लो एक दिन ऑड नंबर वाली कार चल रही है तो इवन नंबर वाली कार नहीं चल पाएंगी, तो उन्होंने अपना पेट्रोल सेव कर लिया उस दिन। अगर मुझे कहीं जाना है, मैं अपनी अकेले अपनी कार में जाऊंगी तो मेरी कार का पेट्रोल लगेगा। और अगर सोचो वहीं पे बस भी जाती है, ऑलरेडी पब्लिक बस जा रही है, तो मैं अगर बस में चली जाऊं तो जहां वो बस में तो जाने जाना था, उसका तो रूट है ही है, मैंने अपनी कार एक्स्ट्रा निकाली तो पेट्रोल बच जाता ना मेरी कार का, अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चली जाती तो। या लेट से मैं और मेरी फ्रेंड हम साथ में ही रहते हैं, आसपास रहते हैं, और वो अपनी गाड़ी लेके अलग जाती है, मैं अपनी गाड़ी लेके अलग जाती हूँ काम पे, और हम सेम जगह जा रहे हैं, तो दो दो गाड़ी के पेट्रोल लग रहे हैं। अगर हम दोनों साथ में चले जाए एक कार में तो पेट्रोल बच जाएगा। तो क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्स है तो हमें इसको सेव करना होता है, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन करना, सेव करना। अच्छा, अब जो ये शब्द है पेट्रोलियम, ये बना किससे है देखते हैं। तो पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, क्या, रॉक यानी पत्थर। ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो जो हमारी अर्थ है ना बच्चा, अर्थ में आपको पता है नीचे अलग अलग लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, तो उसमें जो पत्थर है, उस पत्थर को जब हम तोड़ तोड़ के उसमें से ऑयल बनाया जाता है, ठीक है, माइनिंग करी जाती है। जो पत्थर को हम तोड़ते हैं उसमें से कुछ निकालते हैं तो उस चीज को कहते हैं माइनिंग करना। तो माइनिंग करके क्या बनता है, ऑयल बनता है, उस ऑयल को क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। नाउ, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म बाय ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। मैम कोल बन रहा था प्लांट से, यानी कि वेजिटेशन से। पेट्रोलियम किससे बन रहा है, एनिमल्स से, ऑर्गेनिज्म से, जो सी में रहते हैं। एक बात बताओ, जो ऊपर हमारे लैंड में ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, इंसान हो गए, जानवर हो गए, वो मर जाते हैं तो हमें चलो पता होता है कि चलो हमें इनकी बॉडी को क्या करना है ना, हम उसको डिकम्पोज कर देते हैं किसी न किसी तरीके से। पर वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो सी में रहते हैं, पानी के नीचे रहते हैं, जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं, उनकी डेथ हो गई, उनकी डेड बॉडीज, या जो नीचे वाले प्लांट्स हैं, अ, हमारे सी प्लांट्स हैं, वो सारे जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वी हैव नो आइडिया। क्या होता है, उनकी बॉडीज होती है ना नीचे जाके, कहीं ना कहीं तो एंड होता है ना, लेयर होती है एक नीचे भी, चाहे पानी हो, नदी हो, नीचे कहीं ना कहीं तो जमीन होती है, वहां जाके वो सेटल हो जाती है। उसके ऊपर ऑल लेयर्स आती रहती हैं हमारी सैंड की, है ना। इस लेयर से क्या होता है कि वो कवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑल एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, में कवर हो गई और वो कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे पेट्रोलियम में। किसमें, पेट्रोलियम में। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, नीचे हवा नहीं है इतनी नीचे, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से और लेयर्स पे लेयर्स आए जा रही हैं। इससे क्या होता है, वो डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ना ये जो पेट्रोलियम है ये एक डार्क ऑयली लिक्विड है, इट हैज एन अनप्लीजेंट ओडर। जो हमारा कोल था वो सॉलिड था, जो हमारा पेट्रोलियम है ये ऑयली लिक्विड है। इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही अनप्लीजेंट होती है, अनप्लीजेंट होती है यानी कि बदबू सी होती है, सहन नहीं होती, वो वाली स्मेल होती है, राइट, इट्स नॉट अ गुड स्मेल। इसमें बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके बहुत सारे, विच इज पेट्रोलियम गैस होता है इसके अंदर, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होती है, इतनी सारी चीजें होती है पेट्रोलियम के अंदर। हमें सारी चीजें अलग अलग करनी पड़ती है। और जो प्रोसेस है ना, पेट्रोलियम गैस को अलग करना है, पेट्रोल अलग करना है, डीजल अलग करना है, लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग करना है, ये अलग अलग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। दो प्रोसेस पढ़े हमने, पढ़ा कि अगर जब हम पत्थरों से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कोल वगैरह से, तो उसको हम बोलते हैं माइनिंग। और जब हम पेट्रोलियम में से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उसके अंदर जो जो सामान है उसको अलग कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग, REFINING। ये कहाँ पे करी जाती है रिफाइनिंग, इसके लिए एक अलग इंडस्ट्री सेटअप है जिसको बोलते हैं रिफाइनरी। रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये रिफाइनिंग करी जाती है। क्या क्या होता है इसके अंदर, एलपीजी होता है। एलपीजी एक पेट्रोलियम गैस है जो लिक्विड फॉर्म में है। ये एलपीजी आपके ना जो घर में सिलेंडर्स होते हैं, जिससे गैस चलती है, जो इंडस्ट्री में सिलेंडर्स होते हैं, उसमें फ्यूल की तरह काम करता है। ये एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं हमारे घर में। देन पेट्रोल, आपको पता ही है, ये हमारे ऑटोमोबाइल्स को चलाने में यूज होती है, व्हीकल्स को। केरोसिन आपके स्टोव हो गए, लैम्प्स होते हैं, आपने देखा होगा मूवीज में, देखा होगा, अभी तो रियल लाइफ में तो नहीं देखा होगा, मूवीज में आपने देखा होगा लैम्प होते हैं, वो हो गए। जेट एयरक्राफ्ट हो गए। और स्टोव्स, जो देखा होगा आपने, छोटा सिलेंडर होता है, उसी के ऊपर गैस बनी होती है, सिलेंडर होता है वो स्टोव्स कहते हैं हमको। स्टोव्स जलाने के लिए भी केरोसिन का यूज होता है। देन डीजल, मैंने आपको बताया, हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज होता है। इवन जो हमारे घर में लाइट चली जाती है और हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का यूज करते हैं, वो भी डीजल से चलता है। देन लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है। लुब्रिकेशन होता है बेटा जब हमें किसी चीज को थोड़ा फिसला हुआ बनाना होता है ना, लुब्रिकेशन देना होता है उसे, तो उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल से यूज करके बनाते हैं। देन पैराफेक्सिन वैक्स होती है हमारी, जो कैंडल्स होती है हमारी, उसमें जो वैक्स होती है, या हमारी वैसलीन जो हम यूज करते हैं, और भी बहुत जगह होती है जहाँ पे हमें वैक्स का यूज करना होता है। देन बिटुमेन होता है जो हमारा पेंट्स होता है, जो रोड सरफेसिंग करनी होती है, उन सब चीजों में जो यूज होता है बिटुमेन, वो भी एक पेट्रोलियम का ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये टेबल आप एक बार देख लो, पढ़ लो, ताकि आपको अगर ये आ जाए क्वेश्चन में कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हमें क्या क्या मिलता है पेट्रोलियम से, तो यू कैन राइट। अब हमारा सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीट, थर्ड पार्ट रह गया है, विच इज नेचुरल गैस, विच इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एंड इजी पार्ट। क्या होता है नेचुरल गैस, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल था, कोल भी फॉसिल फ्यूल था, तीनों ही फॉसिल फ्यूल है। कोल हार्ड था, पेट्रोलियम लिक्विड था, ये गैस है, तो ये गैस है ना। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। इस गैस की खासियत ये है कि इसको पाइप से अगर ट्रांसपोर्ट करना हो ना कहीं भी, तो बहुत ही आसान है।
ठीक है, इसको हम हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं। बेटा जो गैसेस होती है ना, उनको क्या करते हैं, हमें जब कम जगह में ज्यादा चीज डालनी होती है, जैसे गैस आप अगर एक बैलून में आप गैस भरते हो तो आप थोड़ी सी भरो तो काफी है। जैसे सिलेंडर्स में अगर मुझे गैस डालनी है तो मैं वो गैस डालूंगी, बहुत जल्दी वो एरिया घेर लेगी, है ना। तो मुझे उसको कंप्रेस करना पड़ता है, यानी उसको और प्रेशर देना पड़ता है ताकि वो जो गैस के अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो और टाइट 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 होके आ जाए। जैसे हम जब पैकिंग करते हैं तो हमें हमें पता होता है कि हमारी अटैची में इतना सामान आ चुका है, अब और नहीं आ सकता, पर हम उसमें और सामान डालते हैं, है ना। उसको दबा दबा के कि नहीं नहीं थोड़ा और सेट कर लेते हैं यार, थोड़ा और सेट कर लेते हैं, लगेज बच जाएगा, कम कैरी करने पड़ेंगे, कम बैग्स कैरी करने पड़ेंगे, एक ही बैग में ज्यादा सामान ठूस देते हैं। ये जो ठूसने वाला होता है ना प्रेशर डाल के, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंप्रेशन। तो हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर्स वगैरह में फिट करते हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज सीएनजी। ये सीएनजी जो होता है ये हमारे व्हीकल्स में भी काफी यूज होता है और हमारे पावर जनरेशन करने में भी यूज होता है। ठीक है, अब आपको क्या व्हीकल्स में भी यूज होता है, आपने देखा है कुछ गाड़ियां होती है जिनके पीछे सिलेंडर लगा होता है, उसमें ये सीएनजी गैस होती है। खासियत ये है कि जो हमारा पेट्रोल हो गया या और कोई भी फ्यूल हो गया, डीजल हो गया, ये सब जो है ना पोल्यूशन कॉज करते हैं। पर जो हमारी नेचुरल गैस है इसको बर्न नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली यूज हो जाते हैं, तो ये पोल्यूशन कॉज नहीं करते। विच इज ऑल्सो रीजन की अगर आप जाओ तो नेचुरल गैस थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। नाउ ग्रेटेस्ट एडवांटेज ये है हमारी सीएनजी विच इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को यूज करने का, कि ये डायरेक्टली हमारे होम्स या फैक्ट्रीज जहां भी जरूरत है वहां डायरेक्टली आ जाती है और हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हमें कुछ और नहीं करना पड़ता, पाइपलाइन से आती है गैस, वी कैन डायरेक्टली यूज इट। आजकल घरों में आपने देखा होगा कुछ घरों में होने लग गया अब तो दिल्ली में भी और हर जगह, कि गैस के पाइपलाइंस लगने लग गए हैं। पहले सिलेंडर्स होते थे राइट, अभी भी काफी घरों में होंगे, पर कुछ में पाइपलाइंस लग गए हैं गैस के। ये एक पाइप लगा होता है, उसमें एक आपका स्विच होता है, अगर आप उसको राइट की तरफ ऐसे मोड़ते हो तो गैस जल जाती है, आपकी गैस आ जाती है, देन यू कैन टर्न इट ऑफ। तो वो जो पाइपलाइंस है उसमें जो गैस है वो सीएनजी ही है हमारी, कि हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हमें कोई सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं है घर में, पाइप्स में से हमारी आ रही है गैस। ठीक है, नाउ सच पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, वडोदरा हमारे गुजरात में है, देन दिल्ली में बहुत जगह है। और किस चीज में यूज होती है, हमारी जो गैस है ये रॉ मटेरियल की तरह भी यूज होती है, केमिकल और फर्टिलाइजर्स बनाने में। मैम फर्टिलाइजर तो सुना सुना लग रहा है, कहाँ सुना था कहाँ सुना था, चैप्टर 1 में सुना था। ये ना वो होते हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, एग्जैक्टली तो ये जो फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं और कुछ केमिकल्स बन रहे हैं, इन सब में भी रॉ मटेरियल यानी कि जो हमें सामान चाहिए क्या है, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इन सब में भी हेल्प करती है। हमारी कंट्रीज हो गई, हमारी कंट्री में कुछ स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र और गोदावरी डेल्टा में जितनी भी स्टेट्स आती हैं हमारी, वहां सब में नेचुरल गैस का यूज देखा जाता है। नाउ हमें पता चल गया कि नेचुरल सोर्सेज होते हैं हम लिमिटेड होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो जाते हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, और इनएग्जॉस्टेबल जो खत्म नहीं होते जैसे कि सनलाइट, विंड एंड एयर। सही बात हो गई। नाउ कोल, पेट्रोलियम एंड फॉसिल फ्यूल्स, इनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं कन्वर्ट होने में, इसलिए ये एग्जॉस्टेबल है। देखो ऐसा नहीं है कि ये बन नहीं सकता, ये दोबारा बन सकता है, पर क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बनता है, इसमें पता नहीं बीच में कितने लोग आके चले जाएंगे, कितनी डेथें हो जाएंगी, कितनी जनरेशन बदल जाएंगी। जनरेशन होती है ना, जैसे मिलेनियल हो गई, फिर जेनजी आपकी, फिर अल्फा जनरेशन आ गई है, तो कितनी ही जनरेशन अल्फा बीटा गामा सब आके चला जाएगा और इसको बनने में टाइम लग जाएगा। तो क्योंकि इतना टाइम लगता है तो हम इसको निग्लेक्ट ही कर देते हैं कि ये तो नहीं बन सकती, ये तो एग्जॉस्टेबल है, तो लिमिट में ही है, तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, मोर ओवर इनकी जो बर्निंग होती है हमारे फॉसिल फ्यूल्स की, इससे पोल्यूशन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। जो आजकल आप देख रहे हो कि इतनी ज्यादा गर्मी होती है, क्यों होती है गर्मी, क्योंकि हमने इतना पोल्यूशन कर दिया है, इतनी ग्लोबल वार्मिंग कर दिया है, पेड़ काट दिए हैं, जिससे कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, जो हमारी यूवी लेयर है ऊपर, ओजोन लेयर है हमारी, वो यूवी रेडिएशन को रोक नहीं पा रही और सारी सनलाइट हमारे पे डायरेक्ट आ रही है और हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमारी अर्थ का। यही सब रीजन है। सो फ्यूल्स को हमें तभी यूज करना चाहिए जब जरूरत है, व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, वरना क्या होगा, अभी 50 टेम्परेचर है, 60-70 पहुंच जाएगा, कैसे रहेंगे हम। और आपको पता है सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फ्यूल्स को जितनी लिमिट है, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एक एसोसिएशन है, बनाई गई है पेट्रोलियम को कंजर्व करने के लिए, यानी कि पेट्रोलियम का कम से कम यूज हो वो देखने के लिए एक रिसर्च एसोसिएशन बनाई गई है, पीसीआरए। उन्होंने कुछ एडवाइसेस दिए हैं कि आप ड्राइविंग के टाइम पे कैसे अपना पेट्रोल या डीजल बचा सकते हैं। तो अगर हम एक कांस्टेंट स्पीड या मॉडरेट स्पीड में ड्राइव करते हैं, यानी कि लेट्स से मैं 20-30 की स्पीड पे ही ड्राइव कर रही हूँ, ना 100 पे जा रही हूँ, ना बहुत कम पे जा रही हूँ, और मैं अगर 1 घंटा ड्राइव कर रही हूँ तो मैं उसी 30-40 की स्पीड में ही ड्राइव करे जा रही हूँ, तो उससे मेरा पेट्रोल बचता है। एक कांस्टेंट यानी एक स्थिर, एक स्टेबल स्पीड में ट्रैवल करना। देन अगर हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक लाइट है, ऐसी जगह में फंसे हुए हैं जहाँ पे हमें वेट करना है किसी का, तो उस टाइम पे हमें अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर देना चाहिए, गाड़ी ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी गाड़ी चल रही है तो जितनी टाइम इंजन चलेगा उतना हमारा पेट्रोल खर्च होगा, उतना यूज होगा। तो अगर हम उसे ऑफ कर देंगे तो वो बच जाएगा। देन हमें टायर का प्रेशर हो गया या हमारे व्हीकल का मेंटेनेंस जो है वो करके रखना चाहिए। देखो हो सकता है आपका कोई पाइप टूट रहा
हो सकता है आपका टायर में कुछ दिक्कत हो जिसकी वजह से आप ज़्यादा आपको गाड़ी यूज़ करनी पड़ जाए, स्पीड स्लो कम हो जाए जिससे आपका पेट्रोल ज़्यादा यूज़ हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने व्हीकल का मेंटेनेंस करके रखना चाहिए। नाउ दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। हमने चैप्टर खत्म कर लिया है। हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ी। हमने कोल के बारे में पढ़ा, हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, हमने नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा। एक क्विक रिवीजन करेंगे विद आवर कीवर्ड्स। उससे पहले सबको शाबाशी यार, इतना छोटा सा चैप्टर था माना, बट हमने कवर कर लिया। और मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो हमें समझ नहीं आया, सब समझ आ गया, ऑलमोस्ट याद भी हो गया है। अब फटाफट से क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, विच आर ऑफ टू टाइप्स, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल रिसोर्स में कोल। कोल क्या होता है मैम? एक काला पत्थर होता है ना, हार्ड स्टोन ऑफ ब्लैक कलर विच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन। इसको जलाने से, हीट करने से, बर्न करने से 3 चीजें हमने पढ़ी थी बनती हैं। कोक विच इज द हार्ड टफ पार्ट लेफ्ट बिहाइंड। कोल गैस, जो वॉलेटाइल सब्सटेंस उड़ जाती है गैस हवा में, वो कोल गैस। जो वॉलेटाइल सब्सटेंस लिक्विड बह जाता है अनप्लीटेड स्मेल वाला, दैट इज कोल टार। देन हमने पढ़ा इसमें फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल होता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन से कुछ बनता है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो वो फॉसिल्स कहलाता है। और क्योंकि हमने फ्यूल्स पढ़े क्या क्या बनते हैं, विच इज कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो फॉसिल फ्यूल्स भी कहलाती हैं तीनों चीजें हमारी। देन हमने पढ़ा था पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या होता है मैम? इससे पेट्रोल और डीजल बनता है, और भी बहुत चीजें बनती है, केरोसिन, एलपीजी, और क्या बनता है, और क्या बनता है, वैक्स बनती है, पैराफिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल बनते हैं। ठीक है। और इन सब के प्रोसेस को अलग करने को क्या बोलते हैं पेट्रोलियम से? मैम उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। ये ना रिफाइनरीज में करी जाती हैं, सही बात है। और पेट्रोलियम कैसे बनता है मैम? पेट्रोलियम कैसे बनता है? सी में जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना हमारे, उनके रिमेन से बनता है। सही बात हो गई। और तीसरा क्या पढ़ा था? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती है, ये भी हमारी पेट्रोलियम की तरह सी में डेड रिमेन्स ऑर्गेनिज्म से बनती है, और इसको कंप्रेस करके यूज किया जाता है, विच इज कॉल्ड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हमारे पाइपलाइंस में डायरेक्टली आ जाती है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, और हमारे घरों में आ जाती है, हमारी गाड़ियों में यूज होती है। ये पोल्यूशन नहीं करती, इसलिए ये बेस्ट है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। छोटा चैप्टर था, बहुत जल्दी खत्म हो गया। आई गेस, आई होप आपको सब समझ आया हो। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है एंड समझ आया है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please do like, share, comment, and subscribe to Mentors 10 for more such interesting and good explanation. Bye bye. Thank you. See ya.